गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारे क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी और इसको हम बहुत तेज़ से करेंगे ताकि हमारा दूसरा चैप्टर जल्दी से जल्दी चालू हो सके और आप लोग नोट करते जाएंगे और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताया करें, सर ये समझ में नहीं आया है। और बहुत तेज़ चलेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी लोग हों उनको भेज दें। ठीक है, देखते हैं। लैंगिक जन्म के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। क्यों? क्या ये कथन हमेशा सही होता है, हर समय सही होता है? ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो इस बार आपके बनेंगे और नेक्स्ट ईयरों में पूछे भी गए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन हमने कल भी कहा था कि कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश की होगी आपने। तो लैंगिक जन्म के परिणाम स्वरूप जो बनी संततियाँ होती हैं, यानी संतानें जो होती हैं, क्या वो ज़्यादा जीवित रहती हैं? और क्या यह हमेशा सही होता है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन जानते हैं ना आप लोग कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आ जाती हैं, जबकि अलैंगिक जनन में जो बनती हैं संतानें उनमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमें बहुत जल्दी समाप्त करना है। लैंगिक प्रजनन जाति की जनन क्षमता व जीवन शक्ति बनाए रखता है। लैंगिक प्रजनन जाति की जनन क्षमता व जीवन शक्ति बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे परिवर्तन आते चले जाते हैं, उसकी जनन क्षमता बढ़ती चली जाती है, जीवन शक्ति बनती रहती है, अच्छे लक्षण उसके बढ़ते चले जाते हैं आगे और खराब लक्षण खत्म होते चले जाते हैं। यह आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, यानी वह अपने माँ बाप के बिल्कुल समान नहीं होते बल्कि उनसे कुछ अंतर होता है, वो अपने मम्मी पापा के बिल्कुल सेम नहीं होंगे। यह आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, यानी उसके मम्मी पापा से थोड़ा अंतर होगा जिससे वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। सॉरी बच्चों, थोड़ा खांसी आ रही है, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, कोरोना वगैरह कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा खांसी आ रही है, बस खांसी बस है। ठीक है, जिससे अधिकांश व्यक्तियों को वातावरण के प्रति बेहतर अनुकूलता प्राप्त होती है। यानी कि जब आनुवांशिकता विभिन्नताएं आती हैं तो वो जो है ज़्यादा जीवित रह पाते हैं, अपने आप को ज़्यादा ढाल पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जो है लैमार्क ने बताया था कि जिराफ पहले कैसे थे, उनकी गर्दन छोटी थी, अगले पैर छोटे थे, वैसे तो आगे जैसे जैसे बढ़ते गए उनमें विकास होता गया। निम्न कोटि के जीवधारियों में लैंगिक जनन प्रतिकूल समय पर होता है, यानी अनुकूल समय में नहीं होता लैंगिक जनन, जबकि कब होता है? प्रतिकूल समय पर। जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, सब प्रतिकूल समय पर लैंगिक जनन करते हैं और अनुकूल समय में द्विविखंडन बहुविखंडन यानी अलैंगिक जनन, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। तथा यह कठोर भित्ति वाले जाइगोस्पोर उत्पन्न करता है, अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्तर जीविता के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो लैंगिक जनन के द्वारा जीव बन रहे हैं वो ज़्यादा जीवित रहेंगे। लेकिन किंतु, देखिए यहाँ पर किंतु भी लगाना है। अब बच्चे ये सोचेंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, या तो हाँ में आंसर होगा या तो नहीं में, परंतु ऐसा जरूरी नहीं होता है। हाँ में भी देना होता है और ना में भी देना होता है, तो ऐसी है आपकी एनसीईआरटी। किंतु लैंगिक प्रजनन में हमेशा ही उत्तर जीविता अच्छे अवसर नहीं प्राप्त होते। लैंगिक प्रजनन उत्पन्न संततियाँ क्या होती है? हमेशा बहुत सौम्य होती हैं, बहुत अच्छा। देखिए लैंगिक जनन थोड़ा सा देखते हैं। अलैंगिक जनन में आपका एक पेड़ ले लेते हैं, पेड़ में आपने क्या किया? फूल, उनमें परागकण आपस में गए, परागकण आपस में मिल करके फिर से जो है पूरा नया छोटा सा बीज बनेगा, बीज से पौधा बनेगा, यानी वो एक बहुत सौम्य होगा, छोटा सा पौधा बनेगा। लेकिन अगर अलैंगिक जनन करते तो उसकी डाल काट के लगा देते, उसी में से हो जाता, तो वो सौम्य नहीं होता ना। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि हमेशा लैंगिक जनन अच्छा नहीं होता, कभी कभी तो अच्छा हमारा अलैंगिक जनन भी होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में बहुत सौम्य होते हैं हमारे कौन? हमारे जो जीव होते हैं वो बहुत सौम्य असहाय अवस्था में होते हैं, जिससे उनमें अधिकांश शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। देखो, शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, टेम्परेचर में नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सौम्य होते हैं। कौन? जो अलैंगिक जनन में बनते हैं। इसे बेटा हम थोड़ी देर रोक रहे हैं और आप लोग इसको एक एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संततियाँ लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति से किस प्रकार भिन्न होती हैं? मुकुलन क्या है? किन्हीं दो कायिक प्रवर्धक के नाम लिखिए। एक बीजपत्री पादपों में रोपण द्वारा कायिक प्रवर्धन क्यों संभव नहीं है? किसी पादप में पर्ण सतह पर पर्णवृंत पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा जनन होता है। ये किसी लिख गया है, किस पादप में, ठीक है। इसके बाद यद्यपि आलू का कंद एक भूमिगत भाग है फिर भी यह तना माना जाता है। दो कारण बताइए। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दो विधियों के नाम लिखिए।
आगेयों में जनन पुष्प कलिकाओं से होता है, फिर भी इसे कायिक जनन क्यों कहते हैं? एक वर्षीय व बहुवर्षीय पादपों में किसकी किशोरावस्था छोटी होगी? कारण बताइए। ये आपको 9 क्वेश्चन आपको करने हैं अपने ही कॉपी में, यहीं पर के बाद जहाँ तक अब तक पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नोट करके नहीं आए तो कोशिश आप पहले पूरी करेंगे, जगह छोड़ दीजिएगा, या तो अगर दिक्कत लगे तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के नज़रिए से, इसलिए इनको करना है। जब नहीं आएगा तो हम क्लास में भी करवाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाब के पादप में बड़े आकर्षक द्विलिंगी पुष्प होते हैं, परंतु उनमें कभी कभी ही फल बनते हैं। दूसरी ओर टमाटर के पादप में अनेक फल लगते हैं, जबकि उनके पुष्प अत्यंत छोटे होते हैं। गुलाब में फल विकसित न होने के कारणों का विवेचना कीजिए। बहुत सबसे बड़ी बात होती है एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन को समझ लेना। तो गुलाब के जो फूल होते हैं बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनमें फल कभी कभी बनते हैं। टमाटर में फूल आपके छोटे छोटे होते हैं, लेकिन फल बड़े बहुत सारे बनते हैं। इनका ऐसा कारण क्यों है? क्या, कैसे, ऐसे कैसे हो गया भाई? तो गुलाब के पादप में बड़े आकर्षण द्विलिंगी पुष्प होते हैं, परंतु इसमें फल कभी कभी बनते हैं। अब ये जो गुलाब में फल नहीं बनते, इसी की चर्चा करेंगे हम। उसमें क्यों बनते हैं इससे बात नहीं करेंगे। बनते हैं भाई, फूल है, फूल बना है तो फल बनेगा, उसके बारे में अंडाशय विकसित होगा, फल बनेगा, बीज बनेंगे, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुलाब के पादप में फल ना बनने के लिए कारण, गुलाब के पादप संभवतया जीवन क्षम यानी वेरिएबल परागकण नहीं बनाते, इसलिए निषेचन नहीं होता। यानी ऐसे जिनमें जीवन की क्षमता हो, ऐसे परागकण गुलाब बनाता ही नहीं है। हो सकता है, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती हैं, अभी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है कि क्या आखिर क्यों ऐसा है, परंतु हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हो कब सकता है। तो हो सकता है कि गुलाब गुलाब में जो है जीवन योग्य परागकण न बनते हों। गुलाब के पादपों में क्रियात्मक अंडा नहीं होता हो। देखिए जैसे परागकण होता है वैसे ही अंड कोशिका में अंडा होता है, तो हो सकता है कि परागकण न बनता हो, और हो सकता है कि जो है आपका अंडा न बनता हो। संभव है कि गुलाब के पादप में विकृत अक्रियाशील बीजांड पाया जाता है, जो मादा युग्मोद्भिद को जन्म देता है। यानी पादप में जो विकृत अक्रियाशील बीजांड, देखिए बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल, तो हम दोनों के बारे में सोच रहे हैं कि अंडाशय हो सकता है, अंडाशय भाई गड़बड़ हो, अंड गड़बड़ हो, और दूसरा हम चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि बीजांड ही गड़बड़ हो, तभी तो मादा युग्मोद्भिद जो जिसको जन्म देता है वही नहीं बनेगा, तो कहाँ से फल बनेगा? स्वाबंधता हो सकती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। स्वाबंधता को समझ लीजिएगा, पूछा भी गया है, हम इसको बोल रहे हैं, ध्यान समझते जाइएगा। जब कोई पुष्प द्विलिंगी होता है, ठीक है, कोई पुष्प द्विलिंगी होता है या पौधा द्विलिंगी होता है, और वो क्या करता है कि भाई सोचता है कि मेरे परागकण मुझ में ही ना गिरे और निषेचन ना हो जाए, तो वो एक विधि अपनाता है जिसे स्वाबंधता कहते हैं। क्यों अपनाता है, क्या फ़ायदा होगा भाई? अगर उसी पौधे के परागकण उसी पौधे में चले जाएंगे तो वो तो बिल्कुल अलैंगिक जनन जैसा हो गया ना, वो लैंगिक जनन कहाँ हुआ? और इसलिए स्वाबंधता कुछ पौधे अपनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। पराग नलिका की वृद्धि, आपको परागकण बताया था हमने, परागकण में पहले पराग नलिका बनती है, और परागकण जो एक परागकण होता है उसके अंदर केंद्रक होता है, और पराग नलिका से पराग केंद्रक अंदर चले जाते हैं। तो पराग नलिका की वृद्धि व निषेचन को अवरुद्ध करने हेतु आंतरिक अवरोध हो सकता है, यानी पराग नलिका ही नहीं बनती हो, ऐसा हो सकता है। भाई देखिए, आपका कोई भी यहाँ पर तो गुलाब था, कोई भी आपको दे सकता है, अनदर कोई भी पुष्प आपको दे सकता है कि उसमें फल क्यों नहीं बनता। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, परागकण न बन रहे हों, अंडाशय न परिपक्व हो रहा हो, बीजांड न परिपक्व हो रहा हो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो, स्वाबंधता हो, पराग नलिका न बन रही हो, ये कारण आपको हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये एक अलैंगिक जन्म की विधि है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पौधे के थोड़े से पार्ट को लेकर के पूरा पूरा पौधा बना देते हैं। अजीब लग रहा है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है सर, कि पौधे की पत्ती ले ली, पौधे का कोई एक पार्ट ले लिया और उससे पूरा पौधा बना देंगे। तो सारे पौधे नहीं बनते, कुछ पौधे हैं स्पेशल वो बन जाते हैं और उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन। देखिए कितने सारे नाम हैं और कैसे कैसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। ऊतक व अंगों, ऊतक तो जानते हो ना, कोशिकाओं का समूह, या अंग कोई भी पादप का टुकड़ा, कोई भी पत्ती से लेकर के आपके डाल से लेकर के जड़ तक का ऊतक या अंगों का प्रयोगशाला में उचित संवर्धन माध्यम में, यानी उसको पोषक पदार्थ देते रहें उस माध्यम में। संवर्धन का मतलब होता है पोषक पदार्थ देना। उपस्थित में रोगहीन पादपों का विकास करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऊतक व अंगों को लेकर के उचित संवर्धन माध्यम में रोगहीन पूरा पौधा तैयार करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। अच्छा, इससे रोगहीन कैसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी कोशिकाएं लेंगे और उसको हम अपने लैब में कर रहे हैं, वहाँ तो कोई बैक्टीरिया भी नहीं है, तो इस प्रकार से रोगहीन पादप हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तकनीक को अंतःपात्रे यानी इन विट्रो, देखिए जब लैब के अंदर करते तो इन विट्रो, और जब हम लोग लैब के बाहर करते तो इन वीवो। तो हम इस तकनीक को कहाँ करते हैं, इन विट्रो। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःपात्रे, अंतःपात्रे सूक्ष्म प्रवर्धन, इन विट्रो माइक्रो प्रोपेगेशन। ध्यान देना इस बात को भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रयोगशाला में पात्र में होता है। कितने नाम हो गए, माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन और इन विट्रो माइक्रो प्रोपेगेशन, अंतःपात्रे सूक्ष्म प्रवर्धन। तत्पश्चात जैनी इसके बाद विकसित नए पादप को मृदा में व्यवस्थित कर दिया जाता है। भाई आपने क्या किया, थोड़ी सी लगा के जो है उसकी डाल वाल की छाल वगैरह लेके ऊतक माध्यम में रख दिया। ऊतक माध्यम कैसा होगा वो अभी आपकी बात करेंगे हम। वहाँ पर सारी चीज़ें डाल देते हैं, प्रोटीन विटामिन सब कुछ, तो वो अपने आप पौधा बना लेते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कोशिका विभाजन के बाद कोशिकाएं वैसे ही बनती हैं जैसे कि पहले रहती हैं, तो इसलिए वैसे ही कोशिकाएं बनती चली जाएंगी। इस विधि में जिस पादप के ऊतक को संवर्धित करना होता है उस पादप की कोशिकाओं को पोषक माध्यम में रख दिया जाता है। जिस पादप के ऊतक को संवर्धन करना होता है उसे ही कोशिका के पोषक माध्यम में रख दिया जाता है। इस माध्यम में जो आपने माध्यम रखा था उसमें क्या क्या डालेंगे, अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण जानते हैं ना, जैसे भाई यूरिया वगैरह है आपका, जिसमें सी ना हो, NH2 CONH2, तो यहाँ पर तो सी हो गया, बट कुछ जो है अकार्बनिक लवण जहाँ पे आपके सी ना हो, ठीक है, यानी अकार्बनिक लवण होने चाहिए। यहाँ पर तो यूरिया में सी है लेकिन वहाँ पे सी नहीं होना चाहिए। कुछ विटामिन तथा वृद्धि नियंत्रक पादप हार्मोन्स जैसे साइटोकाइनिन, याद है ना, वृद्धि नियंत्रक, आप तो याद करिए थोड़ा सा, तो आपको पढ़ाया था ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और दो थे एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। तो ये वृद्धि कारक है। वृद्धि नियंत्रक का मतलब यहाँ पर से है कि वृद्धि को कंट्रोल में रखने वाला, कितना बढ़ाना है वो करने वाला, ये वृद्धि को कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। ऊतक की कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजन करके कैलस का निर्माण करती हैं। यानी जो हमने गुच्छे को रख दिया है, एक भाई एक क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें हमने अकार्बनिक पदार्थ डाले, विटामिन डाला, साइटोकाइनिन डाला और अपनी जो छालना है उसको डाल दिया, तो उसमें कोशिकाओं में विभाजन चालू हो जाएगा। और उसके बाद जो एक गुच्छे जैसी संरचना बन जाएगी, गेंद जैसी संरचना बन जाएगी, उसे हम कहेंगे कैलस। कैलस की कोशिकाएं कलिकाओं का निर्माण करती हैं, यानी इन्हीं कैलस से क्या बन जाता है, कलिकाएं बन जाती हैं, और जो वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करती हैं। देखिए अगर जल्दी आपको तेज लग रहा हो तो थोड़ा प्यूज करके आप रिवर्स देख सकते हैं, 4 बार समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बार बार देखिए इसी बात को, आपको आ जाएगा, लेकिन नोट भी करते जाना है। कैलस की कोशिकाएं कलिकाओं का निर्माण करती हैं जो वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करती, अब इसी से आपका नया पौधा बन जाएगा। यह तकनीक कहाँ यूज होती है, अधिकतर सजावटी पौधे बनाने, जैसे आपने सुना होगा कार्निशन, आर्किड, डहेलिया, डहेलिया तो सुना होगा ना,
भाई देखा होगा कि मेले वगैरह में क्या करते रहते हैं, कुछ घास जैसे रचनाएं बेचते रहते हैं, आप उसको घर ला करके पानी में डाल देते हैं तो पूरा का पूरा पेड़ तैयार हो जाता है। ये वही है माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। देखिए थोड़ी खराश बनी हुई है, यहाँ धूल वूल बहुत उड़ती है गांव वगैरह में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हमको, धूल से एलर्जी है। आप लोग ये ना सोचे कि सर जी तो कहीं निपटने वाले तो नहीं हैं, कोरोना वरोना हो गया तो नहीं, टेंशन नहीं लो, तुम लोगों को ही पढ़ाएंगे हम, है ना। हाँ चलिए आगे देखते हैं भाई, पूरा फिर से एक बार रिपीट कर दें। माइक्रो प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े ले करके और उसको हम लोग ऊतक माध्यम में रखते हैं और उसको पोषक पदार्थ देते हैं तो हमारा कैलस तैयार होता है। पहले ध्यान देना, कैलस, ठीक है। इन विट्रो में ये सारी चीज़ें करते हैं और कैलस को बोते हैं बाहर और उसको कहेंगे इन वीवो, ठीक है। चलिए आगे देखें, बस करें कि और करें? चलो तुम लोग कह रहे हो कि और करिए तो और पढ़ा देते हैं, आज तो सुनाई भी नहीं दे रहा कि तुम लोग बोल रहे हो कि सर बस करिए, है ना। तो एक टॉपिक और ले लेते हैं, ले लें, चलिए एक टॉपिक और कर लेते हैं, चलिए तैयार हो जाए ताकि फिर नया चैप्टर चालू कर देंगे, है ना। चलिए देखते हैं। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, क्यों? भाई पूछा गया है कि जो मनुष्य है, जो बड़े बड़े जीव हैं, पौधे हैं, उनमें लैंगिक प्रजनन ही क्यों होता है? भाई अलैंगिक प्रजनन काहे नहीं कर लेते? तो ध्यान देना, उच्च जीवों में प्रायः लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक जनन में दो अगुणित नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। अब इसको ध्यान देना, अगुणित नर युग्मक यानी एन टाइप, क्या बनेगा? एन टाइप। और मादा युग्मकों के संलयन से यानी मादा युग्मक क्या बनेगा आपका? ये भी एन टाइप के मिलने से क्या बनेगा? युग्मनज, जाइगोट। युग्मनज कैसा होगा? 2n टाइप, एन टाइप शुक्राणु, एन टाइप अंडाणु। अब उसको हम परागकण भी बोल सकते हैं कि मिलने से आपका क्या बनेगा? युग्मनज, जाइगोट, जो विभाजित होकर भ्रूण में विकसित होता है तथा भ्रूण से नए जीव का निर्माण होता है। भाई देखो ना, पहले भ्रूण बनेगा, उससे नया जीव बनेगा। यह प्रक्रिया जटिल होने के उपरांत भी निम्नलिखित लाभ के कारण जीवों में पाई जाती है। भाई देखिए, पहले शुक्राणु बने, अंडाणु बने, फिर वो आपस में मिले, फिर उसमें गर्भधारण हो और इससे जो है फिर पूरी प्रक्रिया होने के बाद फिर वो बच्चा बने, बेबी बने, बड़ा हो, फिर बहुत लंबा प्रोसीजर है ना। परंतु फिर भी यही क्या हो रहा है, इससे अच्छा ये होता कि मनुष्य के एक हाथ से दूसरा मनुष्य बन जाता, बाल से नया मनुष्य बन जाता, तो बड़ा आसान हो जाता ना। लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट है जिसलिए ये हो रहा है। तो देखिए क्या फ़ायदे हैं और यही आपके लैंगिक जनन की फ़ायदे भी होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएंगे लैंगिक जनन के बेनिफिट्स? विभिन्नताएं, वैरायटियंस, यानी जैसे कहते हैं ना, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो लैंगिक जनन से दो विभिन्न जीवों में उत्पन्न युग्मकों का संलयन होता है, दो अलग अलग, और उनके क्या होते हैं? अतः उनके फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, यानी क्या हो जाती है? चेंजेस आते हैं। जैसे भाई अगर आदिमानव होता और उसी के किसी पार्ट से बनते तो आदिमानव का आदिमानव सेम, पूरी दुनिया में सब लोग सेम होते, और इससे क्या हो जाएंगी? विभिन्नताएं आएंगी, जिससे जीवों के अनुकूलन तथा विकास में सहायता मिलती है। अनुकूलित बनेगा वो जीव ना, अच्छा ज़्यादा परफेक्ट होता चला जाएगा। भाई वो प्रदूषण में भी जी लेगा, जैसे आने वाली हमारी जनरेशन जो होंगी वो बड़ा प्रदूषण में भी जीवित रहने लायक बन जाएंगी। तथा विकास में सहायता करती है, यानी नई नई जातियाँ विकसित हो जाएंगी। अनुकूलन, लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संततियाँ परिवर्ती वातावरण दशाओं में भी प्रति अनुकूलित होती हैं। यानी जो ये वातावरण चेंज हो रहा है समय से समय, अगर लैंगिक जनन ना हो तो क्या हो जाएगा? ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण के चेंजेस होते के साथ साथ ये भी अनुकूलित होते चले जाते हैं। आगे पीढ़ी एकांतरण, लैंगिक जनन में अगुणित एवं द्विगुणित पीढ़ी में एकांतरण होता रहता है। देखिए पहले अगुणित बने, पहले एक बना एन टाइप शुक्राणु, एन टाइप अंडाणु, और उससे क्या बना? 2n टाइप, फिर वो n टाइप, तो फिर 2n टाइप, यानी n टाइप शुक्राणु, n टाइप अंडाणु, और फिर उससे 2n टाइप बना, और फिर उस 2n टाइप से जो नया जीव बना है उससे फिर n टाइप, फिर n टाइप। तो इसलिए अब ध्यान देना, यही बात होती है पीढ़ी एकांतरण। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीढ़ी एकांतरण क्या है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पौधों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है बहुत सारे, जिससे जीव की उत्तरजीविता में विकास होता है, जिससे जीव ज़्यादा जीवित रह पाते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, पादपों की संख्या में कम समय में तीव्र वृद्धि होती है, यानी बहुत कम समय में तेजी से पादप बढ़ता है तथा विशेष लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। पादपों की संख्या में कम समय में तीव्र वृद्धि होती है, ये नहीं है बेटा इसका। ठीक है, इसको इतना ही रखेंगे। ये आपके आगे पढ़ाएंगे जब हम कायिक जनन के लाभ। तो ये आपके कायिक जनन के लाभ हैं। ठीक है, चलो एक दिन की और आपकी क्लास अभी चलेगी इसकी, और इसके बाद फिर चलाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक आपके रह गए हैं और इसके बाद आपको चलाएंगे। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि जटिलता के बावजूद, या ये कहते हैं कि लैंगिक जनन के फ़ायदे क्या हैं। चलिए, और इसको बताया सभी लोगों के पास भेज दीजिएगा। थैंक यू।